हम बात करेंगे कि मानव प्रजातियों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अर्थात सबसे पहले हम बात करते हैं कि वे आधार जिनके आधार पर मानव प्रजातियों को वर्गीकृत किया गया है, अर्थात मानव प्रजातियों के शारीरिक या बाह्य शारीरिक लक्षण। तो मानव प्रजातियों का जो सामान्य वर्गीकरण है वो विशेषतः बाह्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है और ये माना जाता है कि जो बाह्य शारीरिक लक्षण हैं वे मानव शरीर के अदृश्य आंतरिक गुणों या विशिष्टताओं का ही परिणाम है। जैसे मान लो कि जो ग्रंथि रस है उसके विकास में अंतर होने के कारण मानव की का कद, नाक की बनावट, बालों का आकार, बालों की बनावट, इसी तरह से त्वचा का रंग, ये अलग अलग देखने को मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में भिन्नता पाई जाती है। लेकिन ये जो भिन्नता है वो किस किस प्रकार की है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से शारीरिक लक्षण हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कद की, कि मानव शरीर किस की लंबाई क्या है। तो हम देखते हैं कि मानव शरीर के जो सबसे ज़्यादा स्पष्ट अगर विशेषता दिखाई देती है बाह्य लक्षणों में तो वो शरीर की लंबाई है। अब शरीर की जो लंबाई है वो वंशानुगत या हम कह सकते हैं पैतृक गुण है। तो पैतृक गुण किस अवस्था में है, आयु कितनी है, स्वास्थ्य किस प्रकार का है, भोजन किस प्रकार का मिलता है और उस क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की है। अर्थात शरीर की जो लंबाई है उस पर पैतृक गुण, आयु, स्वास्थ्य और भोजन और जलवायु, इनका प्रभाव देखा गया है। इसलिए प्रजातियों के वर्गीकरण में शरीर के कद को बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि अलग अलग प्रजातियों के में भी समान कद के लोग पाए जाते हैं। क्यों? और जो ये कद है वो आयु और लिंग के अनुसार भी परिवर्तनशील है। अगर हम देखें सामान्यतः तो पुरुषों का कद अलग अलग समूहों में 142 सेंटीमीटर से 181 सेंटीमीटर तक पाया जाता है और समस्त मानव जाति के लिए अगर इसका औसत लिया जाए तो लगभग 165 सेंटीमीटर है। तो शरीर के कद के अनुसार हैडन महोदय ने 5 प्रकार बताए हैं। पहला है बहुत छोटा कद, जिसको हम नाटा भी कह सकते हैं, जो 146 सेंटीमीटर से कम। छोटा कद अगर 146 सेंटीमीटर से 156 सेंटीमीटर के बीच में है शरीर कद तो उसको हम छोटा कद कह सकते हैं। मध्यम कद 156 से 165 सेंटीमीटर के मध्य। लंबा कद 165 से 169 सेंटीमीटर और बहुत लंबा कद अगर 169 सेंटीमीटर से अधिक लंबा है तो वो लंबा कद कहलाता है। फिर है कपालिक सूचकांक, अर्थात सिर या कपाल का आकार किस प्रकार का है। अगर हम मनुष्य के शरीर की बनावट में देखें तो जो सिर का आकार है या कपालिक सूचकांक है वो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है। इसमें समय के साथ बहुत कम परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या मानव शास्त्री हैं उन्होंने प्रजातियों के वर्गीकरण में जो कपालिक सूचकांक है इसको बहुत महत्वपूर्ण माना है। इसको हम शीर्ष्य सूचकांक भी कह सकते हैं क्योंकि ये सिर की आकृति के अनुसार निर्धारित किया जाता है। किस प्रकार है? कपालिक जो सूचकांक है या शीर्ष्य सूचकांक है
वो सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई गुना 100। तो अर्थात जो कापालिक सूचकांक है वो प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ए एल क्रोबर महोदय ने कपाल सूचकांक के आधार पर मानव सिर को 3 वर्गों में बांटा है। पहला है दोलिचोसेफालिक या लंबा सिर। लंबा सिर मतलब कपाल सूचकांक जो है वो 77% से कम। दूसरा है मीसोसेफालिक या मध्यम सिर। इसमें सूचकांक जो है कपाल सूचकांक 77 से 81 के बीच में है। चौड़ा सिर या ब्रैचीसेफालिक, इसमें कपाल सूचकांक 81% से अधिक है। अब हम देखते हैं कि जब आदि मानव के अगर विकास देखें मानव के विकास में, तो जो सबसे पहला मानव विकसित हुआ और आज विकसित मानव की, तो धीरे 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 जो खोपड़ी है या कपाल है वो मानव की चौड़ी होती चली गई। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहले प्रजाति उत्पन्न हुई वो लंबे सिर वाली है। बाद में जो विकसित प्रजातियां हैं वो अपेक्षाकृत चौड़े सिर वाली हैं। तो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कपाल सूचकांक का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जीवित हो या मृत मृत मानव के कपाल का जो आकार है वो समान रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं रहता। और इसी प्रकार से अलग अलग आयु के स्त्री पुरुषों के कपाल सूचकांक में भी जो अंतर है वो नगण्य है। तो जो निग्रिटो हैं, निग्रो हैं, ये इन प्रजातियों के जो सिर हैं वो लंबे पाए जाते हैं, तो ये डोलिचो सेफालिक कहलाते हैं। जबकि जो मंगोल हैं, जो सबसे बाद में उत्पन्न हुई प्रजाति है, वो चौड़े सिर वाली या ब्रैचिस सेफालिक कहलाते हैं। और मध्यम सिर वाली प्रजातियों में नॉर्डिक हैं या कुछ जनजातियां हैं जैसे बुशमैन, हॉटेंटॉट, ये जो है मध्यम सिर वाली प्रजातियां हैं। तीसरा है बालों की बनावट, कि बालों की बनावट किस प्रकार की है। हेडन महोदय ने जो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में बालों की बनावट को बहुत महत्वपूर्ण कारक माना है। क्यों? क्योंकि मानव मानव के जो बाल हैं उन पर जलवायु का, लिंग का, आयु का, अवस्था का, और आप कह सकते हैं भोजन का बहुत नगण्य प्रभाव पड़ता है। और जो बालों की बनावट है वो सामान्यतः पैतृक होती है। ये वंशानुक्रम में निरंतर आगे आने वाली संतानों में भी दिखाई देती है। जो इसी के आधार पर, बालों की बनावट के आधार पर बालों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है छल्लेदार बाल या वूली हेयर, इनको हम ऊलोट्रीची भी कहते हैं। ये उलझे हुए घने, या हम कह सकते हैं भेड़ के बाल देखे हैं आपने, तो भेड़ के बाल के समान छल्लेदार होते हैं। और आप अगर देखें तो मानव प्रजाति के विकास के आरंभिक काल में जो मानव उत्पन्न हुआ उसके बाल छल्लेदार थे। अर्थात जो निग्रो या निग्रिटो प्रजाति के लोग हैं उनके छल्लेदार बाल पाए जाते हैं। दूसरा है लहरदार बाल या वेवी हेयर या कीमोट्रिची। ये पतले, मुलायम और लहरदार बाल होते हैं। तो अगर आप देखें तो जो कॉकेशियन प्रजाति के लोग हैं, या हम कह सकते हैं जो बीच में उत्पन्न हुए
या विकसित हुए प्रजाति है, उनमें मनुष्य के बालों की जो आकृति है वो लहरदार बाल होते हैं। तीसरा है सीधे बाल, स्ट्रेट या लिसोट्रिची। अब इसमें बाल जो हैं वो सीधे, लंबे और कड़े होते हैं। ये जो सबसे अंत में विकसित मंगोल प्रजाति के मानव है उसमें बाल लगभग सीधे पाए जाते हैं। चौथा है नाक की बनावट या नाक की आकृति। तो नाक की बनावट के आधार पर नासिका सूचकांक निकाला जाता है, और नासिका सूचकांक नाक की चौड़ाई और लंबाई के अनुपात को प्रदर्शित करता है। तो अर्थात नासिका सूचकांक क्या है? नासिका सूचकांक है नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई गुना 100। अर्थात नासिका सूचकांक भी प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। हेडन महोदय ने नासिका सूचकांक के आधार पर 5 प्रकार की नासिकाएं बताई हैं। पहली, बहुत पतली नासिका, हाइपर लेप्टोराइन, जिसमें नासिका सूचकांक 55% से कम। दूसरी है पतली नासिका, लेप्टोराइन, 55% से 70% तक नासिका सूचकांक। तीसरा है मध्यम नासिका, मीजोराइन, जिसमें 70 से 85% नासिका सूचकांक का मान है। चौड़ी नासिका, प्लेटिराइन या कैम्योराइन। कैमियराइन का है नासिका सूचकांक का मान 85 से 100% तक। बहुत चौड़ी नाक या हाइपर कैमोराइन अगर नासिका सूचकांक का मान 100% से अधिक है। अब आप देखेंगे कि जो सबसे पहले उत्पन्न प्रजाति हैं निग्रोइड्स, उनकी नाक चौड़ी मिलती है, और जो मंगोलियन प्रजाति है इनकी नाक की चौड़ाई मध्यम होती है, जबकि कोकेशियन और नॉर्डिक प्रजाति के लोगों की नाक पतली और लंबी होती है। हालांकि जो नासिका सूचकांक है वो कपालिक सूचकांक के मुकाबले कम स्थायी होता है, और इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर है त्वचा, बाल और आंखों का रंग। अलग अलग प्रजातियों के मनुष्यों की जो त्वचा है, बाल या आंखें हैं, उनके रंगों में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। अगर हम त्वचा के रंग की बात करें तो त्वचा के रंग पर जलवायु का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि वे क्षेत्र जो जहाँ धूप अधिक में पाई जाती है, अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में त्वचा का रंग काला हो जाता है, क्योंकि किसके कारण होता है? धूप के कारण। इसी तरह से अगर हम कहें, ये कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर सामान्यतः त्वचा का रंग काले से श्वेत होता जाता है। दूसरा, प्रजातियों की विकास की अवस्था के अनुसार भी त्वचा के रंगों में अंतर देखने को मिलता है। जो सबसे पहले विकसित होने वाली निग्रिटो और निग्रो प्रजाति के लोग हैं, उनका रंग सामान्यतः काला होता है, और इसके बाद जो कोकेशियन प्रजाति का विकास हुआ, उनके त्वचा का रंग श्वेत होता है। और जो सबसे लास्ट में, अंत में मंगोलियन प्रजाति का जो विकास हुआ है, वो पीत रंग की होती है, पीले रंग की होती है। इसी प्रकार से बालों और आँखों के रंग पर भी जो पैतृक गुणों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो संसार में जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें अगर एक प्रजाति के लोगों में लगभग एक समान रंग के बाल और नेत्र पाए जाते हैं, जैसे नॉर्डिक प्रजाति आई उत्तरी यूरोप की,
उनकी उनके लोगों का रंग, आँखों का रंग नीला होता है और बाल सुनहरी होते हैं। जबकि अगर हम मध्य रूप में देखें तो बाल और आँखों का रंग भूरा होता है। और सामान्यतः अगर हम बाकी प्रजातियों में देखें तो बाल और आँखों का रंग काला पाया जाता है। फिर है चेहरे का आकार। जो चेहरे का आकार है या जबड़े की बनावट है या मुंह कैसा है, किस प्रकार का है, चेहरा लंबा है या चौड़ा है, तो ये देखने को मिलता है सामान्यतः जिस मनुष्य का सिर लंबा होता है उसका चेहरा भी लंबा होता है, और जिस मनुष्य का सिर गोल या चौड़ा होता है उसका चेहरा भी गोल या चौड़ा पाया जाता है। इसी प्रकार से जो जबड़ा है वो शुरुआती काल में जो प्रजातियां उत्पन्न हुई उनका जगड़ा जबड़ा अधिक उभरा हुआ है, जैसे निग्रो और निग्रिटो प्रजातियों में मिलता है। लेकिन उसके बाद उत्पन्न होने वाली जो प्रजातियां हैं, चाहे वो मंगोलियन हैं या कोकेशियन हैं, तो मंगोलियन प्रजातियों के लोगों के जबड़े आगे की ओर बहुत कम उभरे हुए होते हैं और कोकेशियन मनुष्य के जो जबड़े हैं वो दबे हुए पाए जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो जबड़े का उभार है या जबड़े की जो बनावट है उसमें भी पर्याप्त परिवर्तन होता आया है। इसके अलावा अन्य शारीरिक लक्षण हैं जिनसे जिनके आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। इनमें होठों की मोटाई, आँखों की बनावट, तो हम देख सकते हैं निग्रिटो और निग्रो जो कि प्रारंभिक प्रजातियां हैं उनके होठ मोटे और उभरे हुए होते हैं, और जबकि बाद में जो विकसित प्रजातियां हैं, कोकेशियन हैं, मंगोलाइड हैं, उनके होठ सामान्यतः पतले पाए जाते हैं। इसी तरह से आँखों की जो बनावट है उसमें भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। जैसे जो मंगोलाइड लोग हैं उनकी आँखों पर एपीकेंथिक फोल्ड पाया जाता है, तो उनकी जो आँख जो खुलती है वो कम खुलती है, अपेक्षाकृत ऐसा नजर आता है जैसे कम खुली हुई हो। ठीक है। इसके अलावा जो क्रैनियल कैपेसिटी है या कपाल धारिता है उसके आधार पर भी प्रजातियों का वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो कपाल धारिता है क्यों महत्वपूर्ण नहीं है? क्योंकि जो जीवित मानव है उसकी कपाल धारिता का को नापना संभव नहीं है, क्योंकि मृत मनुष्य के कपाल या खोपड़ी में तो आप खोपड़ी लेके उसमें जल या सरसों भर के उसकी कपाल धारिता जान सकते हैं, निकाल सकते हैं, और लेकिन जो जीवित मनुष्य है उसकी कपाल धारिता निकालना संभव नहीं है। सामान्यतः जो कपाल धारिता का सीधा संबंध मानव के स्वास्थ्य और शारीरिक आकार से होता है। जो निग्रिटो, निग्रो या ऑस्ट्रेलाइड्स हैं, जो नाटे कद वाली प्रजातियां हैं, जो सबसे पहले उत्पन्न हुई प्रजातियां हैं, उनकी कपाल धारिता कम है, औसतन लगभग 1300 घन सेंटीमीटर है। जबकि जो बाद में या मध्य में उत्पन्न हुए कोकेशियन और नॉर्डिक, तो इन इन प्रजातियों के लोगों की कपाल धारिता अधिक पाई जाती है। तो इन जो कोकेशियन या नॉर्डिक लोग हैं इनकी जो कपाल धारिता है वो औसतन 1450 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न जो शारीरिक लक्षण हैं वो अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग दिखाई पड़ते हैं।
ठीक है, थैंक यू।